ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं, जो कि असल में यहाँ पर अपने बेडरूम में होती है। पर जैसे यहाँ पर शाओ उठती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि असल में वो शाओ नहीं बल्कि जानन होती है, जो कि अपने घर पर बैठकर एक नॉवल पढ़ रही थी। इतने में यहाँ पर बाहर से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जो कि उसे बाहर बुला रहे होते हैं। तब जाकर यहाँ पर रनन को समझ आता है कि वो जो बुक पढ़ रही थी वो उसी नॉवल के अंदर आ चुकी है। एंड यहाँ पर रनन को नॉवल का एंडिंग बड़ा अच्छे से पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे यहाँ पर लाया गया था, जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड, स्पेशली उसकी स्टेप मॉम ने उसके साथ ऐसी सारी चीजें की हैं जिनकी वजह से यहाँ पर शाओ की, यानी कि नॉवल की कैरेक्टर की डेथ हो चुकी थी। तो फिर शाओ ठान लेती है कि मैं तो मरना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, तो मैं ये स्टोरी को ट्विस्ट कर कर ही रहूंगी। जिसके बाद वो कमरे के बाहर निकलती है और अपने डैड से कहती है कि डैड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मॉम के जाने के बाद आप मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे सेफ रखेंगे, लेकिन आपने तो देखो मुझे कितना ज़्यादा गुस्से में थप्पड़ मार दिया है। अंकल कहते कि माफ़ करना, मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस आ गई थी। वही दूसरे यहाँ पर वो कहने लगे थे कि ठीक है, एटलीस्ट मैं आप पर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, लेकिन आंटी, मेरी स्टेप मॉम का क्या? मुझे नहीं पता कि आखिर वो मुझे क्या मानती है। जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम नाटक करना शुरू कर दी कि देखो बेटा, तुम यहाँ पर मेरी बेटी जैसी तो हो, मैं ठीक तुम्हें यहाँ पर डीजे जैसी मानती हूँ, उससे कम नहीं, और आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारा बुरा क्यों ही चाहूंगी। यहाँ पर शाह मन में कह रही होती कि बड़े अच्छे से पता है कि कितना बुरा चाहती है मेरा। 1 साल के अंदर अंदर ये माँ बेटी मिलकर मुझे मार ही डालने वाले हैं। वही दूसरा यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहने लग जाती कि देखो बेटा, अगर तुम यहाँ पर कंट्री साइड जाओगी, यानी कि विलेज, तो वहाँ पर तुम्हें चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तुम्हें वहाँ की न्यू रहन सहन सभी का न्यू अंदाज आने लग जाएगा, और तुम खुद ही सोचोगे तुम वहीं पर बिलोंग करती हो। यहाँ पर उसे पता होता है कि जानबूझ कर ये सारी बातें बोल रही है, ताकि वो लोग यहाँ पर शाह से पीछे छुड़ा सके, और यहाँ पर जितनी भी मेरे डैड की प्रॉपर्टी हो वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इनकी खुद के बेटे डेजी के पास चली जाए, और बाद में ये लोग आराम से लाइफ जी सके। इतने में यहाँ पर डेजी जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन पर, कि उसकी मॉम का जो जेड का पेंडेंट है और जो स्टोन्स है वो यहाँ पर उसे वापस चाहिए। इसके डैड इस चीज को सुनकर खुश हो जाते हैं, कहते कि अच्छी बात है, एक पीस ऑफ जेड के लिए यहाँ पर वो अपनी लाइफ हमें दे रही है, यानी कि वो खुद विलेज जा रही है, तो अच्छा मौका यहाँ पर शाह से उसका पीछा छुड़ाने का। एंड यहाँ पर वो दोनों इस बात से अग्री करने लग जाते हैं। शाह को पता होता है कि इस फैमिली को यहाँ पर उस जेड के ब्रेसलेट की अहमियत बिल्कुल नहीं होगी, एंड ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि इतने इजीली वो लोग उसे वो ब्रेसलेट देने के रेडी हो गए थे। बट शाह को पता है कि वो ब्रेसलेट इस पूरे के पूरे तालाब में गोल्डन फिश के जैसी है, जो कि उसके यहाँ पे बड़े काम आने वाली है। इतने में यहाँ पर वो लगाकर उसे वो जेड का ब्रेसलेट दे देते। शाह यहाँ पर उस ब्रेसलेट को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं गाँव जा रही तो कुछ तो पैसा आप लोगों ने मेरे लिए प्रिपेयर कर कर रखे होंगे। आंटी कहते कि हाँ, हम तुम्हें मंथली यहाँ पर 2000 यान ट्रांसफर कर दिया करेंगे। शाह कहते 2000 यान, इतना तो आपकी बेटी एक दिन में ही उड़ा देती है, और आपको लगता है कि 2000 यान में मेरा काम चल जाएगा। एक तो मैं विलेज साइड जा रही हूँ, जहाँ पर इतनी ठंड होती है कि नॉर्मल कपड़े भी काम नहीं आते, और इतनी ठंड में क्या मैं यहाँ पर पत्थर के घर में रहूंगी? ऑफ कोर्स नहीं, मैं यहाँ पर खुद का घर बनाना चाहती हूँ, फर्निशिंग करना चाहती हूँ, चीजें रखना चाहती हूँ, और ऐसे भी मुझे बाइसाइकिल और वॉच, वो भी तो चीज़ें चाहिए। अंकल यहाँ पर उसे और मनी बढ़ाकर कहने लग जाते। इतने में आंटी कहती कि लेकिन बेटा, तुम्हारे पास तो ढेर सारे वॉचेस है। शाह यहाँ पर आंटी को बोलती कि अच्छा, तो आपकी बेटी के पास भी तो कितने सारे वॉच है, इतने सारे कपड़े हैं, तो उसे नई चीजें दिलाने की क्या जरूरत है। इतने में यहाँ पर डेजी गुस्से में आ जाती है, जो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी मम्मा के साथ ऐसी बातें करने की। और यहाँ पर अंकल यहाँ पर डेजी को रोकने लग जाते हैं, जहाँ पर डेजी कहते कि डैड अब हमेशा से यहाँ पर शाह का ही साथ देते, वो देखिए ना कैसे यहाँ पर मेरी मम्मा से बात कर रही है, और यहाँ पर ये कितने सारे पैसे खर्च करती रहती है। शाह तो यहाँ पर तुरंत ही डेजी को थप्पड़ मार देती है, कहते कि तुम मेरी फैमिली के पैसे उड़ा रही हो, मेरी फैमिली के पैसों से खा रही हो, और मुझे सुना रही हो, आखिर तुम होती कौन है मुझे ये सब बोलने वाली। मनी मन यहाँ पर शाह कह रही होते कि वो यहाँ पर डेजी के रंग रंग से वाकिफ है कि आखिर डेजी किस टाइप की वुमन है, डिट्टो अपने मॉम जैसी, जो कि सिर्फ पैसे की फिक्र करती है और किसी और चीज की बिल्कुल भी नहीं। इतने में यहाँ पर शाह जो होती है अपने डैड को सजेशन देती है कि देखिए, आप मुझे पैसे तो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन न जाने कि मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पैसे सेफ नहीं रहने पा रहे हैं, तो फिर क्यों ना आप यहाँ पर अपनी सारी चीजें मेरे अंडर करवा दें, मेरे नाम के अंडर। अंकल कहने लग जाता कि ये नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ की चीजों का हम ध्यान रख लेंगे, तुम आराम से वहां पर चली जाना। शाह कहते कह रहे मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूँ, अगर इस फैमिली के पैसे कहीं गायब होते हैं, कोई चोरी कर लेता है, तब तब तो हम दोनों लॉस में होंगे डैड, और कोई भी यहाँ पर हमें बचाने के लिए बिल्कुल नहीं आने वाला है।
इतने में यहाँ पर उसके डैड सोचे पड़ जाते। शाह कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल खुद ही यहाँ पर बैंक में जाकर पता लगा लूंगी कि आपके बैंक में कितने सारे पैसे रखे हुए हैं। अंकल उसे रोकते हैं और अपनी सॉक्स में से अपना पासबुक बाहर निकाल कर शाह को देने लग जाते। शाह कहते कि नेक्स्ट टाइम से अगर रखना तो याद रखना अपने फीट ढंग से धोना, क्योंकि बहुत गंदे स्मेल करते। एंड यहाँ पर वो उन्हें एग्रीमेंट साइन करने के लिए कह रही होती है। अंकल यहाँ पर ना कहने वाले थे, बट यहाँ पर उसकी स्टेप मम कंटिन्यूसली उन्हें हाँ बोले जा रही थी। लेकिन मनी मन यहाँ पर उसे बड़ा इरिटेट हो रहा था शाह से, कि सबसे पहले तो वो जीत का ब्रेसलेट ले लिया, अब यहाँ पर मेरे पति का पासबुक भी लेकर बैठ गई है। अगर मुझे पैसे उठाने होंगे तो मैं कहाँ से पैसे निकलवाऊंगी। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एग्रीमेंट को साइन कर देते। तो इसके बाद में यहाँ पर अंकल कह रहे होते कि कल जाकर यहाँ पर डीसी को अपनी जॉब दिलवा देना। शाह कहते कि ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे जरूर लगेंगे। आई थिंक 1000 यून बजट होगा। डेजी यहाँ पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि ये जॉब यहाँ पर डैड ने तुम्हें दिलवाई थी और तुम पैसों के बदले में मुझे तुम्हारी जॉब दे रही हो। शाह कहते कि तो तुम्हें क्या लगता है जॉब मिलना आजकल के ज़माने में इतना ईजी है? और ऐसे पर्सन को जिससे कुछ आता ना हो और उन्हें जॉब मिला तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो पैसे तो मैं ज़रूर लूँगी, और भूलो मत कि वो जॉब मेरी है। मेरी परमिशन के बिना ये जॉब किसी को आगे फॉरवर्ड नहीं की जा सकती है। आंटी यहाँ पर डेज़ी को कंट्रोल करते हैं, शाह से कहते हैं कि देखो बेटा, शायद से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे भी यहाँ पर डेज़ी तुम्हारे बारे में तो सोचती है, और तुम खुद ही सोचो, हम तो एक दूसरे की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और डेज़ी तुम्हारी बहन ही तो है। अब तुम पैसों के बदले यहाँ पर ऐसे जॉब दोगी तो ये ठीक थोड़ी ना होगा। इतने में यहाँ पर अंकल भी शाह को सुनाना शुरू कर देते। शाह कहते कि ठीक है मत दो, फिर बाद में मुझे यहाँ पर शाह का बस एक रीजन होता है कि अगर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे तो फिर जाने दीजिए, मुझे यहाँ पर लीगल एक्शंस लेने ही होंगे। फिर बाद में यहाँ पर कुछ समय बाद खुद डेज़ी यहाँ पर शाह के कमरे में आकर उसे पैसे देने के लिए आ जाती है। एंड यहाँ पर शाम खुशी खुशी उन पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर वो अपने जेड के ब्रेसलेट पर अपने ब्लेड के कुछ ड्रॉप्स गिराती है, और वो होने के बाद उसमें से एक शाइनी रेज यानी कि लाइट्स बाहर आती है, जिसके बाद में शाह तो यहाँ पर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। और इसके बाद ही यहाँ पर वो जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है, जहाँ पर शाह के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आती है, और वो स्क्रीन में बस इतना ये कहना होता है कि आप अपने सारे टास्क को कंप्लीट कीजिए, जिसके बाद आप यहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड पे जा सकती है। और यहाँ पर इस टास्क के एंडिंग में आपको दो ऑप्शन भी दिए जाएंगे, इस वर्ल्ड को लेके और दूसरे वर्ल्ड को लेके। वही दूसरा यहाँ पर शाह समझ जाते कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर पावर्स, मैजिक्स, सारी चीजें काम करती है। एंड यहाँ पर जैसे वो वाटरफॉल के पास जाकर पानी अपने फेस में लगाती है, उसके डैड का मारे हुए चांटे के निशान भी गायब हो जाते। एकदम यहाँ पर शाम बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है और हर एक प्लेस एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो अपने हाथ आगे बढ़ाती है और एक हेयर पिन की मांग करती है, और वो हेयर पिन तुरंत उसके हाथों में आ जाता है मैजिक से। और बस हेयर पिन ही नहीं, पासबुक, पेपर, सारी चीजें उसके पास में आ जाती है। इसके बाद भी यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर शाह देखते कि तीनों जन एक साथ बैठकर लंच कर रहे। आंटी कहती क्या हो बेटा, हमें तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शाह समझ जाते कि वापस से नया कुछ ड्रामा शुरू होने वाला है। यहाँ पर आंटी बता रही होती है कि हम यहाँ पर किसी काम से बाहर जा रहे। शाह कहती कि ठीक है, लेकिन मुझे घर के पेपर्स चाहिए जो मैं अपने पास सेव रखना चाहती हूँ। आंटी कहती माफ करना, वो हमें लेकर जाना होगा क्योंकि हमें उसमें कुछ चेंजेस तो करवाने हैं। वो कहते कि अच्छा, तो पैसे कब देने वाले हो? मुझे यहाँ पर गांव से ढेर सारी चीजें खरीदनी है, और उसके लिए सारी प्रिपरेशंस मुझे अभी से करके रखनी होगी। आंटी मन ही मन कह रही होती कि जितना मैंने सोचा था इससे ज्यादा चला के लड़की निकली है। एंड बाद में यहाँ पर उन्हें शाह को पैसे देने ही पड़ते हैं। यहाँ पर आंटी शाह को डेजी के साथ वो पैसे शेयर करने के लिए कहती है, बट यहाँ पर शाह ने इग्नोर कर देती है। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उसका वर्क सारा का सारा ट्रांसफर करने के लिए डेजी के ऊपर। मैं जो कह रही थी जल्दी से काम करना क्योंकि मुझे यहाँ पर नेक्स्ट मीटिंग में जाना है। एंड यहाँ पर डेजी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने लग जाती है। वही आंटी यहाँ पर मैनेजर से पूछ रही होती है कि डेजी कब तक काम करने के लिए आ सकती है। मैनेजर कहते हैं कि प्रोसेस को होने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो 4 दिन बाद मॉर्निंग वो शिफ्ट को ज्वाइन कर सकती है। एंड यहाँ पर आंटी और डेजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद में अब टाइम आ जाता है जहाँ पर मैं अंकल और आंटी को देखते, वहाँ पर वो दोनों अपने बैग्स के अंदर ढेर सारे गोल्ड के बार्स लेकर जा रहे होते। शाह से कहते कि ध्यान रहे, हम कुछ दिनों के लिए जा तो जरूर रहे, लेकिन तुम्हें इतने दिनों के लिए घर का अच्छे से ध्यान रखना होगा और डोर्स को लॉक करना मत भूलना। एंड बाद में यहाँ से वो चले जाते हैं, जहाँ पर शाह अपने मैनेजर को कॉल करती है एंड कहती कि सॉरी मैं आपको इस टाइम पे कॉल करी हूँ, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि मैं अपने जॉब को ट्रांसफर नहीं करना चाहती हूँ। रीजंस मैं बाद में आपको आकर बता दूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है।
एंड बाद में यहाँ पर उसे याद आता है उनका एक हिडन स्पॉट जो कि नॉवल के अंदर क्लॉक के पीछे था। तो वो जाकर चेक करने लग जाती है और जैसे यहाँ पर वो इस बटन को प्रेस करती है एक मेन दरवाजा ओपन होता है जिसके पीछे यहाँ पर ढेर सारे गोल्ड के बार्स रखे हुए थे। और इतना ही नहीं, अलग अलग टाइप्स के रेड ब्रीड स्पीशीज की वेजिटेबल्स और अलग अलग चीजें रखी हुई थी जो कि मेडिसिन बहुत अच्छी बनाती है और इनका मिलना बहुत मुश्किल है। और इन सभी चीजों का प्राइस 1 मिलियन के ऊपर ही होता है, वो भी एक एक चीजों का। शादी यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि अब से ये सारी चीजें मुझे बिलोंग करेंगी और अपने ब्रेसलेट की मदद से सभी चीजों को अपनी जादुई दुनिया में लेकर चली जाती है एंड बड़ी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह बैठे बैठे बोर हो रही थी तो वो चली जाती है यहाँ पर अपनी ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर नोटिस करती है कि ग्रैंडपा तो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को प्लांट के अंदर फेंकने वाले थे। एंड यहाँ पर वो रोक लेती है। यहाँ पर स्टाफ आकर बताने लगे थे कि अच्छा वो आप आ गए, वरना हमेशा से ये ऐसे ही करते और हमें पता भी नहीं चलता। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मेडिसिन लिए हैं लेकिन हर बार प्लांट्स में डाल देते हैं। तभी हम सोचे कि आखिर प्लांट्स मर क्यों रहे। यहाँ पर ग्रैंडपा कहने लग जाते कि वो क्या है ना बेटा, कुछ ज्यादा ही कड़वी दवाइयाँ होती हैं जो मैं नहीं खा पाता हूँ। वो कहते कि ठीक है कोई बात नहीं, मत खाइए, अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो अब से आपके स्वीट डिशेस भी बंद। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा तो फटाक से सारा का सारा मेडिसिन पी जाते हैं एंड शाह यहाँ पर उन्हें उनका फेवरेट सूप देती है। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि तुम्हें क्या हो गया, अचानक से तुम्हें यहाँ पर मेरी कैसे याद आ गई और तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई। शाह यहाँ पर उसे अपने डैड, उनके स्टेप मॉम और उसके स्टेप सिस्टर के बारे में सारी बातें बताने लग जाती है। ये कहते हुए कि मेरी जॉब पहले बेच दिए। ग्रैंडपा कहते कि बेच दिए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तब यहाँ पर बताती है कि मेरी स्टेप मॉम को चाहिए था कि जॉब में यहाँ पर डीसी को फॉरवर्ड कर लूँ और वो लोग मुझे यहाँ पर गांव में भेजने की बातें करे जो कि एकदम रूरल एरिया है। अब आप ही बताइए ऐसी जगह जाकर मैं क्या ही करूंगी। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इंसान यहाँ पर उस मिस्ट्रेस की बातों को सुन रहा है। अगर ऐसा मुझे पहले पता होता तो मैं इन दोनों को कभी साथ आने ही नहीं देता। शाह कहते हैं कोई बात नहीं, बट आपको पता है कि मुझे यहाँ पर उनके हिडन स्पॉट के बारे में पता चला है जिसके अंदर ढेर सारे गोल्ड के बार्स है। इतना ही नहीं, वहाँ पर रेयर चीजें भी रखी हुई है, साथ साथ आपकी महंगी महंगी पेंटिंग्स, महंगी महंगी कैलीग्राफीज, वो सभी की सभी चीजें वहीं पर है। मैं तो सोचूं इन सारी चीजों को लेकर कहीं चली ही जाओ, सारा का सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते कि बात तो सही है, तुम लेके जा भी सकती हो, ऐसी भी वो आधी चीजें मुझे ही बिलोंग करती है तो फिर किसी का उस पर कोई हक बन भी नहीं सकता है। लेकिन तुम जाओगी कहाँ पर। यहाँ पर शाह बताने लग जाते कि वो तो यहाँ पर जेजू आइलैंड पर जाने वाली है। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि वो तुम तो यहाँ पर लगता है हुआ फैमिली के पास बिल्कुल नहीं जाने वाली थी, कहीं यहाँ पर तुम उनसे बदला लेने के तो नहीं जा रही हो। शाह कहते कि नहीं नहीं, मैं कौन सा बदल लूंगी। मनी मनी यहाँ पर वो कह रही होते कि जेजू आइलैंड वैसी जगह है जहाँ पर उसका फियांसे रहता है, उसका फियांसे सचमुच बहुत अच्छा है। लेकिन शाह यहाँ पर कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं क्या करती थी, जिस वजह से वो लोग कभी एक नहीं हो पाए। तो फिर वो इस प्लॉट को भी बदलने वाली है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें हुआ फैमिली का बेटा तो बिल्कुल पसंद नहीं है। शाह कहते कि सॉरी ग्रैंडपा, पहले मेरी सोच डिफरेंट थी और अब मेरी सोच कम्प्लीटली बदल गई है। मैं यहाँ पर एक अच्छी डॉट इन लॉ बनकर जरूर दिखाऊंगी। ग्रैंडपा कहते कि सचमुच अच्छा हुआ जो कि यहाँ पर तुम्हारी आंखें खुल गई है, अब देखना धीरे धीरे सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी और मैं हुआ फैमिली को ऐसे भी यहाँ पर एक घर डायरी में देने ही वाला हूँ। शाह कहते कोई बात नहीं, आप वो चीज मेरे नाम पर कर दीजिए, मेरे नाम पर रहेगी तो ज्यादा सिक्योर रहेगी। ग्रैंडपा बोलते कि अरे वाह, तुम तो मेरे से ज्यादा चालाक हो और केयरफुल हो। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह के हाथों में उस घर की एग्रीमेंट्स आ जाती है, जहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। एंड उन एग्रीमेंट्स को यहाँ पर वो अपने ब्रेसलेट के मैजिकल प्लेस पे डाल देती है और सोच रहे थे कि इस ब्रेसलेट में तो ढेर सारी जगह है, तो मुझे इमरजेंसी की भी चीजें इकट्ठा कर कर अभी से ही रख लेनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वह सारी इमरजेंसी की चीजें स्टॉक अप करना शुरू कर देती है। उसने तो यहाँ पर लिस्ट भी बना कर रख गई थी। जैसे यहाँ पर वह बाहर जाती वो यहाँ पर ढेर सारे ट्रिक्स को देखती है तो सोचे पड़ जाती है कि वहां पर अगर मैं इन्हें लेकर जाऊंगी तो ये बड़ी होकर चिकन्स बन जाएंगी। तो फिर वो खुद पहले अपनी मैजिकल प्लेस पर जाती है एंड यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन को चूज कर सीड्स को बो कर देती है। जिसके बाद में यहाँ पर सीड्स बड़े होकर छोटे से प्लांट बन जाते हैं और प्लांट से एक बहुत बड़ी ट्री, वो भी मिनटों में ही। यहाँ तक कि वो चिकन्स को भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देती है जो कि यहाँ पर चीक से बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके थे, यानी कि अब वो चिकन्स बनने वाले थे। इसके बाद में हम यहाँ पर चोरों को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस फैमिली के घर पर चोरी करने के लाए होते। एंड यहाँ पर उनका बॉस उन सभी को अच्छे से सिखा रहा होता है कि कौन सी चीजों को हाथ लगाना है और कौन सी चीजों को नहीं, और कितने टाइम में कितनी चीजें चुराई जा सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं वो लोग का दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीलिंग पर झूमर भी नहीं रखे हुए थे जो कि यहाँ पर वो लोग चुरा सकते, ना ही टीवी थी ना ही कुछ ऐसी चीजें थी।
तो फिर यहाँ पर वो अपने चेलों को डाँटने लग जाता है कि कहीं तुमने ही तो यहाँ से चीज़ें चुरा कर नहीं रखी है ना? वो लोग कहते हैं कि बॉस, आपके बिना हम यहाँ पर किसी चोरी को अंजाम भी नहीं देते और आप यहाँ पर हम पर शक कर रहे। इतने में उनके पास आइडिया आता है कि उन्हें हर एक कमरे में जाकर यहाँ पर स्पेसिफिकली सारी चीज़ें ढूँढ लेनी चाहिए। जिसके बाद में जैसे वो लोग कमरे में जाते, कमरे से भी सारी चीज़ें गायब हो चुकी थी। इतने में एक जन की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो लोग वहाँ पर चले जाते। तब उन्हें पता चलता कि एक कमरा नहीं, हर एक कमरे के लॉक्स टूटे हुए और सारे के सारे सामान यहाँ से गायब है। तो वो गुंडा सोच ही पड़ जाता है कि अब मैं क्या चोरी करूँगा? इतने में यहाँ पर उसके चेले उसे लात मारकर वहाँ से चले जाते। ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो काम करना भी ठीक नहीं है। शाह यहाँ पर जैसे घर पर आती है वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि आज यहाँ पर चोरी होने वाली है। लेकिन चोर चोरी कर पाए इसके पहले वो सारी चीजें तो यहाँ पर अपने ब्रेसलेट के मैजिकल प्लेस में डाल चुकी है। एंड यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर उसके घर पर पुलिस भी आ जाती है। एंड यहाँ पर शाह ने बता रही होती कि जैसे मैं घर पर आई, मैंने देखा कि यहाँ का लॉक टूटा हुआ है और जैसे मैं घर के अंदर आने लगे सारे के सारी चीजें यहाँ पर गायब ही हो चुकी थी। इतने में यहाँ पर उनके नेबर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर गवाही देना शुरू कर देते कि यहाँ पर कुछ घंटे पहले उन्होंने किसी 5 आदमियों को एक साथ कुछ तो यहाँ पर दरवाजे पर करते हुए देखा था। और एक और आंटी होती है जो यही बता रही थी कि हाँ, मेरे बेटे ने भी ये चीज़ देखा था, लेकिन मेरा बेटा छोटा था इस वजह से यहाँ पर उन्होंने उसे डराकर भगा दिया। शाह यहाँ पर कह रही होती है कि घर के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स तक हमारे ही पास थे, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पुलिस कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्दी यहाँ पर उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट्स दे दीजिए और आप पर कोई कोई इंसान नहीं लगाएगा। इसके बाद में यहाँ पर शाह चली जाती है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पर उसे परमिशन चाहिए होती है और अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प चाहिए होता है ताकि वो दूसरे आइलैंड जा सके। यहाँ पर वो तो उसके जानती होती है, तो इसलिए यहाँ पर वो उसे ढेर सारे सजेशन देती है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह अपने पासवर्ड पर स्टैम्प ले ही लेती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर शाह चली जाती है अपने ग्रैंडपा के पास में एक साथ लास्ट टाइम डिनर करने के लिए। ग्रैंडपा कह रही होती कि पक्का सारे प्रिपरेशन हो गई ना? शाह कहते हैं कि यस ग्रैंडपा, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैंने अपना सारा बंदोबस्त करके रखा है। ग्रैंडपा उससे पूछे क्या कर तुम जा कब रही हो? एंड वो कहते हैं कि ठीक 2 दिन बाद मैं यहाँ से भाग जाने वाली हूँ। वो कहते इतना जल्दी, कुछ समय तो मेरे साथ बता लेती। वो कहती कि इससे तो मैं यहाँ पर रोज आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ ताकि मैं आपको एक अच्छा सा गुड बाय कह सकूं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं अंकल आंटी और डेजी को, जो कि वापस घर लौट आते हैं। लेकिन इसके पहले कि वो लोग घर का दरवाजा ओपन करे, इतने में यहाँ पर डेजी की मॉम आ जाती है, यानी कि उसकी ग्रैंड माँ और डेजी की मॉम की बहन, जो कि यहाँ पे उन दोनों से रिक्वेस्ट कर रही होती है पुलिस स्टेशन चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी मॉम की बहन के बेटे को यानी कि जी को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कैद कर लिया गया था। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जी यहाँ पर पकड़ा गया था यही घर पर चोरी करते हुए। तो फिर यहाँ पर वो लोग उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे होते कि उसे चोरी के इंजाम में यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया गया है और जेल में भी उन्हें लेकर गया है। जिसके बाद यहाँ कर डेज़ी की मॉम यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर जी को ये सब कुछ करने के लिए कहा था, अगर किसी को पता चला कि इसके पीछे मेरा हाथ है तो सचमुच मैं यहाँ पर काम चली जाऊंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले जो चोर यहाँ पर चोरी करने आए थे वो यहाँ पर जी की बोलने के पहले ही आ चुके थे। एंड यहाँ पर वो सब कुछ ये लोग डेज़ी के मॉम के अकॉर्डिंग करने जा रहे थे ताकि यहाँ पर सारा का सारा इंजाम जो है शाह पर लग जाए। वह दूसरे यहाँ पर उसकी मॉम और दर वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं शाओ के डैड से, लेकिन यहाँ पर शाओ के डैड क्लियरली कह देते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर वो लोग ये तक बोलते कि देखो, हमारी शादी तुम्हारी बेटी के साथ हुई है, हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते, तुम खुद ही सोचो कि आखिर हमारी फैमिली रेपुटेशन का क्या होगा। अंकल यहाँ पर क्लियरली कह देते कि देखिए आपके बेटे ने जो काम किया है, उसके लिए मैं खुद ही यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है अपने ग्रैंडपा को लेकर। दूसरे यहाँ पर वो चले जाते हैं ग्रैंडपा को ग्रीट करने के लिए। यहाँ पर शाओ दरवाजा ओपन कर रही होती है। अंकल कहते कि तुमने घर के लॉक्स कब चेंज कर दिए? शाह कहते कि डैड आपको नहीं पता कि हमारा पूरा का पूरा घर में चोरी हो गई है। ये बात सुनते ही यहाँ पर शॉक हो जाते हैं अंकल, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद से शाह यहाँ पर मजाक करी होगी। शाह कहती मजाक की नहीं बात है, घर पर एक भी सामान आपको नहीं दिखेगा फर्नीचर्स के अलावा, सारी की सारी चीजें चोरी हो गई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने यहाँ पर पुलिस में इन्फॉर्म कर ही दिया था। डेजी और उसकी मम्मी यहाँ पर एक दूसरे को घबराहट के मारे देख ही जा रहे थे। एंड जैसे यहाँ पर अंकल घर के अंदर आते वैसे यहाँ पर वो अपनी वाइफ को ही थप्पड़ मार देते। ये कहते कहीं ये सारी चीजें तुमने ही तो नहीं की है। आंटी बोलने लग जाते कि मैं क्यों ये सब करूंगी, मैं अपने घर के सामान क्यों चोरी करवाऊंगी। पर इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते, जो कि यहाँ पर उन्हीं को ढूंढते हुए आ रहे होते। और यहाँ पर कह रहे थे कि मैडम, हमें आपके खिलाफ यहाँ पर सबूत मिले कि आपने खुद ही के घर की चोरी करवाई है, वो भी अपनी बहन के बेटे से बोलकर। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी बहन तो हैरान हो जाती है, कहते कि तुमने सी कोई सारे काम करने के लिए गए थे। एंड यहाँ पर
जाकर वो उस पर चिल्लाने लग जाते कि देखो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो यहाँ पर रत्ती भर का शर्म है ही नहीं। आंटी यहाँ पर उस पर चिल्ला रही होती है, कहते हैं कि तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, मैं आके तुम्हारे बेटे को ये सब क्यों करने के लिए कहूँगी। एंड अपने हस्बैंड से यहाँ पर गिड़गिड़ाकर माफ़ी माँग रही होती है कि प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकती हूँ। वहीं इतने में यहाँ पर उसकी बहन उसकी सारी की सारी पोल खोल देती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी इसके साथ एक कोइंसिडेंस है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन ने जानबूझकर यहाँ पर तुम्हारे ड्रिंक्स के अंदर ड्रग्स मिलाए हुए थे, जिसके बाद तुम दोनों नाइट स्पेंड की थी, और नाइट स्पेंड करने के बाद तो एक मैन को यहाँ पे वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, और तुम्हें लग रहा है कि ये लव में है। अंकल समझ जाते कि गुस्से में आकर लोग, और स्पेशली लड़कियाँ, यहाँ पर सारी की सारी राज की बात बाहर निकाल देती है। और अगर अंकल ने यहाँ पर अभी इन पर गुस्सा किया, तो यहाँ पर डेज़ी की मॉम भी उसकी सारी की सारी राज की बात बाहर निकाल सकती है। तो वो यहाँ पर उसे सॉरी बोलते हैं, कहते हैं कि देखो शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, हम ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड उसकी बहन से वो क्लियरली कह देता है कि देखो, तुम्हें पीछे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे फैमिली का अफेयर है। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस कह रही थी कि लेकिन आपने घर की चोरी का क्या? अंकल मन ही मन कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के पास इतना दिमाग हो कि वो सारे के सारे घर के सामान की चोरी करवा सकती है। ज़रूर यहाँ पर धार्मिक कुछ तो काल है। तो वो पुलिस ऑफिसर्स को कह रहे होते कि देखिए, ये मेरे घर का मैटर है, और यहाँ पर मैं एटलीस्ट अपने घर वालों पर तो इतना भरोसा कर ही सकता हूँ कि वो खुद ही के घर के सामान क्यों ही चुराएंगे। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों की वजह से मेरे घर की रेपुटेशन ज़रा से भी डाउन हो। इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। डेज़ी की तो मॉम यहाँ पे बड़ी खुश हो जाती है। शाह कहती है कि फिर क्या मतलब है? डैड, आपको क्या लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स ऐसियाँ हैं? उनके पास प्रूफ भी है, लेकिन लगता है यहाँ पर आप खुद की आंखें बंद कर बैठना चाहते हैं और सबूत को नजरअंदाज करना चाहते हैं। वहीं दूसरा यहाँ पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। शाह कहते हैं, कहीं लगता है इस गाँव में सभी के सभी लोग मिले हुए, कहीं ऐसी तो बात ही नहीं कि डैड आप भी यहाँ पर मेरी स्टेप मॉम के साथ मिले हुए थे, और आपका इरादा ये था कि इंजाम आप लोग मुझ पर लगा दे। मुझे तो अब यहाँ पर इस फैमिली से भी रहने में डर लग रहा है। अंकल कहते हैं कि तुम मेरी बेटी होकर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या यहाँ पर इतने पागल लगते हैं जो तुम पर बिन मतलब का इंतजाम लगाएंगे? जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी बहुत गुस्सा करने लग जाती है। ये कहते हैं कि मेरी मॉम ने यहाँ पर कोई चोरी नहीं करवाई है। बिन मतलब का मेरी मॉम पर इतना इल्ज़ाम लगाना बंद कर देंगे तो बेहतर होगा। एंड गुस्से में जाकर यहाँ पर मैं शाह को थप्पड़ मारने वाली थी, पर शाह खुद ही यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। कहती कि देखिए, मुझे तो लगता है कि पुलिस के पास यहाँ पर और भी सारे काम है, और पुलिस जो कर रही है वो अपना काम ही कर रही है, तो हमें भी यहाँ पर पुलिस का साथ देना चाहिए और उन्हें उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहिए। अब आखिर मुजरिम है कौन, है तो आखिरकार में पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर शायद पुलिस ऑफिसर्स को हिंट दे रहे थे कि देखिए, अभी अभी मेरी बहन ने अपने मुंह से कबूल किया है कि उसका कजिन ये सब नहीं कर सकता, तो फिर उसे कैसे पता कि उसने ये सब नहीं किया होगा? इसका मतलब ये है कि सारी की सारी चीजें शायद से प्री प्लान्ड है, और हर बार माँ बेटी एक दूसरे के साथ नहीं होते। तो मैं चाहती कि आप यहाँ पर इसकी मॉम के साथ साथ इसे भी ले जाइए। क्या पता यहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक नया और विक्टिम मिल जाए, या फिर कुछ और भी सबूत मिल जाए। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस डेज़ी को और उसकी मॉम को, उन दोनों को वहां से एक साथ लेकर चली जाती है। शाह यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अब उनके जाने के बाद अब ऐसा नाटक मत कीजिएगा कि आपको कुछ पता ही ना हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आखिर आप मुझे यहाँ पर विलेज क्यों भेजना चाहते थे। तो फिर आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुझे आपको कोई सजा नहीं देनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की भी नहीं है। अंकल कहते हैं कि आखिर तुम ये कैसी बात कर रही हो, मुझे बिन मतलब का इल्जाम लगा रही हो। शाह बोलते कि डैड, मैं आपकी बेटी हूँ, इतना तो मैं आपको जरूर जानती हूँ, इतना नाटक करना बंद कीजिए वरना धक्के मार के आपको निकालना पड़ेगा। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, कहते कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम मुझे धक्के मार कर बाहर निकालोगी। वो यहाँ पर शाह को मारने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंड उसे छड़ी से मार देते। ये कहते हैं कि देखो, आज यहाँ पर तुम इस घर में हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी शाह की वजह से हो। अगर शाह इस घर में नहीं होती तो ये घर मैंने तुम्हें कभी रहने के लिए दिया नहीं होता, और इस घर को मैं ओन करता हूँ, जहाँ पर अब तुम नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वो औरत है, तुम्हारी मिस्ट्रेस और उस मिस्ट्रेस की बेटी है। तो बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से निकल जाओगे। तो साथ साथ यहाँ पर अंकल भी मन में कह रहे होते कि न जाने ये प्लान पूरा का पूरा चौपट कैसे हो गया, लेकिन देख लेना, मैं यहाँ पर सब कुछ मेरे हक में ज़रूर करके जाऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा और शाह एक साथ बैठे होते हैं। इतने में यहाँ पर उनका स्टाफ आकर उन्हें कुछ गोल्डन की बात देता है एंड कहता है कि हमने सही सुना था, उनके पास अभी भी यहाँ पर गोल्डन के बाहर से जो कि चुपके से यहाँ पर उन्होंने अपने पास रख लिए होंगे।
यहाँ पर ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, हम उन्हें ढूँढकर उनका काम तमाम कर देंगे। शाह कहती है ग्रैंडपा किसी को मारने की क्या ज़रूरत है? और ऐसे भी मेरा शक सही था। मुझे लगा ही था कि पहले से इन्होंने अपना बंदोबस्त कर ही लिया होगा और धीरे-धीरे ये एक-एक करके बाहर से लेकर गए होंगे और चुरा दिया होगा। इतने में यहाँ पर कुछ फुल लेटर लिखने लग जाती है और वो स्टाफ को दे देती है डिलीवर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर डेज़ी जाकर दरवाज़ा खटखटाने लग जाती है शाह के लिए कि बाहर आओ। तुमने मेरे साथ यहाँ पर धोखा किया। और बस शाह को नहीं, चिल्ला-चिल्ला कर यहाँ पर वो पूरे के पूरे नेबर्स को भी बुलाने लग जाती है। सभी के सभी नेबर्स आकर उसे काम डाउन कर रहे होते। डेज़ी कहती है कि ऐसे कैसे मैं शांत रहूँ? इस लड़की ने हमारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। एंड यहाँ पर वो एक-एक कर बता रही होती है कि किस तरीके से शाह ने यहाँ पर उसे, उसकी मॉम और उसके डैड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतने में यहाँ पर शाह बड़ा-सा स्पीकर लेकर आ जाती है एंड सभी से कहने लग जाती है कि चलिए, मैं अपनी फैमिली की बातों को बाहर नहीं लाना चाह रही थी, लेकिन अब डेज़ी ने तमाशा खड़ा कर दिया है तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। तो फिर देखिए, यहाँ पर कल मुझे जाकर पता चला है, 3 दिन पहले जो मेरे घर पर चोरी हुई थी, वो चोरों ने नहीं करवाई गई थी बल्कि डेज़ी की मॉम ने अपनी ही बहन के बेटे से कहकर करवाई गई थी, ताकि यहाँ पर वो लोग सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा सके। और इस चोरी के बारे में डेज़ी को पहले से ही पता था, पर फिर भी यहाँ पर डेज़ी ने एज़ अ सिस्टर मुझे बताना नहीं चाहा। और रही बात यहाँ पर मेरे डैड के साथ उसकी मॉम की शादी की, तो आपको पता है कि उसकी शादी कैसे हुई है? मेरी मॉम ने यहाँ पे मेरे डैड के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे, जिसके बाद ड्रग्स के बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। एंड एज़ अ मैन मेरे डैड ने यहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और ये लोग तो मेरे डैड के पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। डेज़ी बोलती है कि बकवास बातें करना बंद करो, तुमने यहाँ पर तो मुझसे मेरा जॉब भी छीन लिया है। शाह कहती है कि कौन सी जॉब की बात कर रही हो? मेरी जॉब, जो मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रांसफ़र करने वाली थी। लेकिन मैं तुम्हें क्यों ट्रांसफ़र करने वाली थी? डेज़ी बोलती है कि तुमने मुझसे 1000 यार्न लिए थे ताकि तुम मुझे वो जॉब दे पाओ और अब तुम पीछे हट रही हो। शाह कहती है कि ज़रा बताना कि वो 1000 कहाँ से आए? मेरी फैमिली में से आए ना, मेरी पैसा आकर मुझे दे रही हो, तो फिर क्या मतलब है? अपने पैसे लेकर आओ तब मैं यहाँ पर जॉब की बात करूँ। इतने में यहाँ पर डीजे उस पे चिल्लाने वाली थी, लेकिन शाह यहाँ पर उसे एक थप्पड़ मार के कहती है कि ये थप्पड़ मेरी मॉम की तरफ से, जिनकी वजह से यानी कि तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी मॉम की लाइफ खराब हो गई थी। और दूसरा थप्पड़ मार कर कहती है कि ये थप्पड़ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुफ्त में यहाँ पर जब से आई हो तब से बैठ के खा रही हो। लेकिन एक बार भी मैंने तुम्हें यहाँ पर ना पैसों के लिए बोला है और ना ही किसी चीज़ों के लिए बोला है। डेज़ी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है कि यहाँ पर वो ह्यूमिलेट होती हुई वहाँ से चली ही जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा, शाह और वो स्टाफ बैठकर यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं, यानी कि उनका ये आखिरी मील होता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा से ऑल द बेस्ट कहे थे, क्योंकि यहाँ पर शाह बहुत जल्द यानी कि कल ही यहाँ से जाने वाली है। ग्रैंडपा यहाँ पर अपनी प्रीशियस जेड के रिंग निकाल कर शाह को दे देते, ये कहते हैं कि इस रिंग को अपने साथ रखना और ये रिंग यहाँ पर तुम्हें मुसीबतों में से प्रोटेक्ट कर कर आएगी। शाह यहाँ पर वो स्टाफ वाले अंकल को और ग्रैंडपा को थैंक यू बोल रही होती है उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर वो इन तीनों को छोड़कर जा रही होती है। ग्रैंडपा यहाँ पर शाह के लिए ढेर सारे स्वीट्स लेकर आए थे एंड कहते कि वहाँ पर अपना ध्यान रखना। शाह कहते कि आप दोनों ने भी अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना और मैं हर बार यहाँ पर आप लोगों से मिलने आया करूँगी। अंकल कहते कि मिलना जुलना तो होता रहेगा, कॉल करते रहना। और हाँ, अगर हुआ फैमिली में से कोई भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा तो तुरंत ही मुझे बता देना, मैं वहाँ से तुम्हें लेने के लिए वापस चला आ जाऊँगा, भले वो तुम्हारा फियांसे या हस्बैंड क्यों ना हो। मैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा सपोर्ट और प्रोटेक्ट करके रहूँगा। जिसके बाद शाह यहाँ पर ट्रेन में चली जाती है ना, उसकी टक्कर एक अननोन पर्सन से होती है जो कि थोड़ा-सा सस्पिशियस लग रहा था। इसके बाद में यहाँ पे वो आराम से बैठ के अपना लंच करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उससे पूछ रही होती है, क्या आपने यहाँ पर इस ट्रेन में किसी सस्पिशियस पर्सन को देखा है? और यहाँ बादशाह को उस पर्सन की याद आती है जिससे ट्रेन में चढ़ते यहाँ पर उसकी तकरार हुई थी। उसे यहाँ पर पता होता है कि वो एक आर्ट स्टूडेंट है और किसी ह्यूमन का स्केच निकालना उसके लिए बिंदु का काम है। तो फिर वो यहाँ पर अपनी स्केच पेपर पर और अपनी पेंसिल की मदद से यहाँ पर उस ह्यूमन का अच्छे से फिगर ड्रॉ कर देती है, जिसे देखकर यहाँ पर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये तो वही इंसान है एंड यहाँ पर उसे पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में ढूंढना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर कोई भी उसके जैसा दिखने वाला नहीं होता या फिर किसी को पता होता है कि आखिर वो गया कहाँ पर है। एंड पुलिस यहाँ पर आपस में परेशान हो रही होती है। उनमें से उसका पार्टनर कहता है कि व्हाट इफ वो यहाँ पर ट्रेन से कूद गया हो। लीडर कहता है कि नहीं, कूद तो वो सकता है नहीं, क्योंकि ट्रेन इतनी स्पीड में है कि अगर वो कूदेगा तो उसकी जान तुरंत ही चली जाएगी। इतने में यहाँ पर शाह आ जाती है जो कि आप उनसे कह रही होती है कि हो सकेगा तो शायद से मैं आपको मदद कर सकती हूँ। एंड इतने में यहाँ पर शाह अपना भेस बदल कर आ जाती है और वो एज अ केयर टेकर आई होती है जहाँ पर वो सभी को लंच सर्व कर रही थी। इतने में यहाँ पर एक आखिरी मीट बॉल वाला लंच बॉक्स बचा हुआ था जो कि यहाँ पर वो स्टूडेंट ले लेता है। तो वो ग्रैंडमा यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम आजकल के बच्चे भी ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुमसे बड़ी हूं, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी फिक्र करनी चाहिए। वो कहते कि अरे तुम बड़ी हो तो फिर पहले मांग लेती, तुम्हारे पास तो मुझसे भी ज्यादा दिमाग है
और इस चक्कर में यहाँ पर उन दोनों की ईगो को हर्ट होता है, जहाँ पर वो आंटी और वो बच्चा आपस में लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को इस लड़ाई का मजा लेने में बड़ा मजा आ रहा था। इतने में शौक की नजर यहाँ पर उस सस्पिशियस इंसान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ तो जाती है कि इस इंसान ने अपने बेस को बड़े अडर से बदला है, ताकि कोई भी यहाँ पर उसे पहचान ना पाए। एंड यहाँ पर जब शाह उसकी बाजू से गुजर रही होती है, तो वो पर्सन यहाँ पर अपना फेस छुपाने ही लग जाता है, या फिर लग जाती है, क्योंकि वो लड़की बनकर आया हुआ था। इतनी में शाह जाकर ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उन पुलिस ऑफिसर्स को दे देती है, जिसके बाद में यहाँ पर ऑफिसर्स भी अपने काम पर लग जाते हैं। एंड वो लोग ने उन्हें पकड़ लिया होता है, और यहाँ पर वो लोग शाह को थैंक यू बोल रहे थे उनकी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर आज ये पर्सन नहीं पकड़ा जाता तो सचमुच 2-3 जनों की जान तो ऐसी चली जाती। वही दूसरा यहाँ पर शाह का सेशन आ जाता है कि स्टेशन से बात के यहाँ पर उसे बोर्ड पकड़नी होती है, एंड जाकर यहाँ पर होती है टिकट्स लेने लग जाती है। टिकट्स लेने के बाद जैसी वो जा रही होती है, हम यहाँ पर मिशी को देखते हैं। मिशी जैसे यहाँ पर शाह को देखते वो हैरान हो जाती है, पर उसे लग रहा था कि नहीं, शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। इतने में मिशी की फ्रेंड आकर कहती कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, चलो हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। वो कहती कि हाँ, वो बस मुझे लगा कि मैंने किसी पहचान वाले को देखा है। वो कहते कि जाने भी दो ना, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी हुआ फैमिली में शादी होने वाली है, तुम सोचो कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो। मनी मनी यहाँ पर मिशी कह रही होती है कि ऐसे तो ओरिजिनली शादी यहाँ पर मेरी बड़ी बहन शाह के साथ में फिक्स हुई थी, लेकिन अच्छा है कि शाह यहाँ पर इस शहर में रहती नहीं है, वो उस अजीब से वियर से गांव में रहती है, तो फिर उसका यहाँ पर आना तो मुश्किल है ही नहीं। अगर वह यहाँ पर होती तो मेरी शादी यहाँ पर कभी नहीं हो पाती, लेकिन ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। वही दूसरी ओर वो अपने फ्रेंड को बता रही होती कि बातें इजीली किसी से ना कहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी उसकी एंगेजमेंट होना बची हुई है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर तो सभी को यहाँ पर पता चल ही जाने वाला है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे हीरो लीन को, जहाँ पर वो अपनी कलीग्स के साथ में होता है। यहाँ पर उसके कलीग्स उसकी शादी को लेकर बात कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर उसका एक और कलीग भागता हुआ आता है, जहाँ पर वो उसे लेटर देता है, जो कि 10 दिनों से वहीं पर पड़ी हुई थी, और किसी को अंदाजा था नहीं। जैसे वो इस लेटर को देखता है वो हैरान हो जाता है। उसका कलीग बता रहा था कि ये शादी तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स ने फिक्स की है, तो अब आप क्या करेंगे। लीन कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जाकर आपस में ही बात कर लूंगा। जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर लीन कॉल लगा लेता है ग्रैंडपा को। ग्रैंडपा कहते कि अच्छा, तो तुम्हें कॉल बैक भी करना आता है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे यहाँ पर टेलीफोन सौदे ही नहीं होंगे। वो कहते कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया था। ग्रैंडपा कहते कि सारी बातों को छोड़ो, मेरी पोती वहां पर आ रही है तुमसे मिलने के लिए, और ध्यान रहे कि तुम उसका स्पेशल ध्यान रखना। अगर मुझे पता चला कि वो वहां पर खुश नहीं है और उसे कोई भी चीज से कमी हो रही है, तो याद रखना मैं उसे लेने के लिए तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। लीन कहते कि नहीं ग्रैंडपा, ऐसा आने की नौबत आपकी बिल्कुल नहीं रहेगी। आज देखना मैं यहाँ पर उसकी पूरी केयर करूंगा, और ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको यहाँ पर सर्व कर पा रहा हूँ। फिर इन सब चीजों के बाद यहाँ पर निकल पड़ता है ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए अपनी फेवरेट पर्सन शाह के लिए, और यहाँ पर वो ढेर सारी चीजों को बाय कर लेता है। इतने में यहाँ पर मिशी लीन को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसे वो लीन के पास जाने वाली थी, लीन तो यहाँ पर तुरंत ही शाह के पास चला जाता है। शाह यहाँ पर मन ही मन में कह रही होती कि मुझे नहीं पता था लीन इतना ज्यादा हैंडसम हो गया होगा। दूसरा यहाँ पर मशीन दोनों को देखकर एक साथ में हैरान हो जाती है, और मन ही मन सोच रहे होते कि शाह यहाँ पर क्या कर रही है। शाह की तो डेथ होने वाली थी, कहीं यहाँ पर शाह भी रीबॉर्न तो नहीं हुई है। इसके बाद में मिशी कहते कह रहे तुम दोनों तो मुझे देखना भूल ही गए। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग एक साथ में वो पोस्ट ऑफिस चले जाते, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें 2 अलग-अलग रूम्स के कीज देती है। मिशी कहते कोई बात नहीं, मैं और मेरी बहन एक ही रूम में रह लेंगे। लीन कहते कि नहीं, तुम रह सकती हो लेकिन शाह नहीं, शाह को यहाँ पर अकेले रहना पसंद है, ऐसे भी मैं शाह के साथ ही आने जाने वाला हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर जा सकती हो। एंड यहाँ पर वो शाह का लगेज लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर मिशी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर वो शाह को लेकर उसके कमरे में आ जाता है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं यहाँ पर घर की क्लीनिंग कर देता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर घर की क्लीनिंग करने के बाद वो उसे डिनर करने के लिए बैठा देता है, और खुद वापस क्लीनिंग करने लग जाता है। शाह कहते कि तुम क्या पूरा दिन काम ही करने वालो, बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड यहाँ पर वो उसे कह रही थी कि देखो, ये जो शादी है वो हमारे एल्डर्स ने फिक्स की है, तो फिर मैं तुम पर कोई भी टाइप का बैगेज नहीं डालना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस शादी को नहीं निभा पाओगे, या फिर तुम्हें शादी नहीं करनी है, तो तुम तुरंत ही मुझसे ना कह सकते हो। मैं यहाँ पर कोई टैंट्रम्स नहीं फेंकूंगी, और मैं तुम्हारी कोई बुराई या शिकायत नहीं करने वाली हूँ। लीन यहाँ पर तुरंत ही मना करने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं शादी के लिए ना क्यों कहूंगा, मैं शादी से तो उल्टा बहुत खुश हूँ। शाह यहाँ पर इस बात को सुनकर हंसने ही लग जाती है। वो कहती है कि एक बार सोच लो, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बड़े अच्छे खाने बनाता हूँ और मुझे शौक भी है खाने बनाने का।
वो कहते कि मुझे साफ-सफाई करना आता तो है, लेकिन पसंद नहीं है। वो कहते कि इसमें क्या हुआ, वो मैं काम कर लूँगा। शाह कहती कि लेकिन फ्यूचर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ लिख कर जॉब करूँ और जॉब यहाँ पर लड़की आसानी से नहीं कर पाती। वो कहता है कि नीचे रिसेप्शनिस्ट को देखा तुमने? वो भी तो वुमन है, वो भी तो जॉब करती है। इसमें बुरी बात क्या है? तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकती हो। मैं यहाँ पे तुम्हारी हर एक चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करूँगा और देखना मुझे इतना तो पता ही है कि तुम यहाँ पर गलत डिसीज़न कभी नहीं लोगी। शाह यहाँ पर उसके थॉट प्रोसेस को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो कितना ओपन माइंडेड जो होता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मीशी को जो कि यहाँ पर उनके रूम के बाहर खड़ी होकर अपने अपर बटन्स को ओपन कर रही थी। वही दूसरा यहाँ पर बाहर से आवाज़ आने लग जाती है जहाँ पर ग्रुप का जनरल मैनेजर आकर उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है और आपके शर्ट के बटन्स प्लीज आप जल्दी से बंद कीजिए। उस आवाज को सुनकर यहाँ पर शाह और तो और लीन भी बाहर आ जाते हैं। शाह यहाँ पर उससे पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि नहीं नहीं मैं तो बस नॉर्मल आई थी बताने के लिए कि मैं यहाँ पर कल सुबह मिलिट्री ज्वाइन करने वाली हूँ। वो कहते कि ठीक है तुम जाओ मैं बता दूंगी। एंड यहाँ से मिशी तो भाग ही जाती है। इतने में यहाँ पर लीन आता है जहाँ पर उसका कलीग उसे बता रहा होता है कि मुझे उस इंसान के उस वुमन के इंटेंशन ठीक नहीं लग रहे थे। लीन कहते कि पता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो शाह से कहते कोई बात नहीं मैं तुम्हारी चीज़ें समझ सकती हूँ। लीन कहता है कि देखो कल हम जाकर यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर आ जाएंगे। एंड अंदर जाकर यहाँ पर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें उनकी शादी चाहिए। शाह कहते कि तुम बंगलो बुक कर लेना। वो कहता है कि बंगलो तो यहाँ पर होती नहीं है, नॉर्मली बिल्डिंग्स ही होती है या कोई टेम्पल। वो बोलती कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम मुझे बता देना, मुझे सारी चीज़ें पसंद है। इतने में यहाँ पर लीन सामने से उसे रिअश्योर कर रहा होता है कि देखो मुझे नहीं पता कि अचानक से मिशी यहाँ पर क्या कर रही है क्योंकि मिशी इतने सालों से इस आइलैंड पर आई नहीं है। बट इसी समय उसे यहाँ पर क्यों आना था मुझे नहीं पता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे और मिशी को लेकर कोई गलत इंटेंशन समझो। शाह बोलती कि इतना कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर इतना तो बिलीव जरूर कर सकती हूँ। एंड उसे पता होता है कि लीन कितना प्योर हार्टेड इंटेंशंस वाला है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है जहाँ पर लीन शाह का वेट कर रहा था और जैसे यहाँ पर शाह आती है लीन तो यहाँ पर उसे देख ही जा रहा था। शाह कहते कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो कि जैसे तुम मुझे आखिरी बार और पहली बार देख रहे हो। वो कहता है बस ऐसे ही, तुम आज कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हो। एंड बाद में जब यहाँ से वो लोग जाने लग जाए तो सभी लोग यहाँ पर उन दोनों को नोटिस कर कर उनके फेवरेट क्यूट और परफेक्ट कपल्स बुला रहे होते। साथ साथ मीशी भी वहीं पर होती है जहाँ पर उसे ये सब कुछ देखकर अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, उसे तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होती है। इसके बाद में यहाँ पे वो लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर शाह को तो यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें पसंद आती है और लीन वो सारी की सारी चीज़ें लेना शुरू कर देता है। इतने वो लोग बिलिंग करने जाते हैं तो रिसेप्शन से पूछती है कि क्या पक्का आपको ये सब कुछ लेना है? वो कहते हैं कि ज़रूर मेरी वाइफ को लेना तो ऑफकोर्स मुझे भी लेना है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि अब हमें जाकर यहाँ पर लीन की ग्रैंडमा को कॉल करके बता देना चाहिए। तो वो लोग यहाँ पर टेलीफोन बूथ के यहाँ पर चले जाते। लीन यहाँ पर ग्रैंडमा को कॉल लगाता है एंड यहाँ पर शाह उस कॉल को दे देती है एंड हेलो ग्रैंडमा बोलती है। ग्रैंडमा कहती है कि लीन को फ़ोन दो। एंड यहाँ पर लीन जैसे ही फ़ोन लेता है ग्रैंडमा उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी शादी यहाँ पर शाह के साथ होने वाली है फिर भी तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ बाहर घूम रहे हो। इतनी ज़ोर से ग्रैंडमा उसे चिल्ला रही होती है कि बाहर तक आवाज़ आ रही थी। एंड शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है। ग्रैंडमा को लग रहा होता है कि लीन यहाँ पर किसी और बंदी के साथ में घूम रहा है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये जानने के बाद भी कि उसकी शादी यहाँ पर शाह के साथ होने वाली है। इतनी में शाह यहाँ पर वापस से टेलीफोन लेते हैं कहते कि ग्रैंडमा मैं शाह ही हूँ। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते कि जैसा आप लीन के बारे में सोच रहे हो लीन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हम अभी अभी यहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग कर आए हैं। ग्रैंडमा बाद में यहाँ पर तो इसकी तारीफ ही करना बंद नहीं होती है। एंड यहाँ पर बड़े अच्छे से शाह के साथ में बात करने लग जाती हैं। वही दूसरे हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं जहाँ पर ये खुशखबरी ग्रैंड पास को बता रही होती है। एंड यहाँ पर लीन के मॉम डैड भी बहुत खुश हो रहे थे एंड वो लोग यहाँ पर शाह को ढेर सारे गिफ्ट देने की बात कर रहे होते। इतने में यहाँ पर उनकी बड़ी डॉटर इन लॉ आ जाती है जो ये सारी बातें सुनकर उन्हें मना करने लग जाती है। कहते हैं कि शाह एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जहाँ पर उसके पास में सारी चीज़ें, तो हमें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आंटी उसे ऐसी बातें करने से मना करती है जहाँ पर उनकी बड़ी डॉटी लॉशीन को अपना मुंह बंद करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाह और लीन को देखते हैं जहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं। यहाँ पर लीन उसे अपना बैंक का पासबुक दे रहा था। शाह कहते कि इतने पैसे? वो कहते कि हाँ लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहता था कि तुम उसे संभाल कर रख पाओ। शाह कहते कि इसका मैं क्या करूंगी, तुम इसे अपने पास ही रखो, ऐसे भी तुम्हारे बैंक का बुक है। वो कहता है कि नहीं देखो अब तुम मेरी वाइफ हो और ऐसे भी यहाँ पर वाइफ भी समझदार होती है जो कि पूरे घर चलाती है, तो फिर तुम्हें जो खर्चे करने होंगे तुम इसमें से निकाल सकती हो और अगर कभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं आकर यहाँ पर तुमसे मान लूंगा।
शाह यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर उसे और प्रेज़ करने लग जाती है और उसे तो पूरा का पूरा ग्रीन फॉरेस्ट ही मान लेती है। एंड इसके बाद भी यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पे वो लोग जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। शाह यहाँ पर अपने इस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, साथ-साथ लीन भी। फिर इसके बाद में यहाँ पे वो लोग उनके मेन घर पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर इन सभी को जाकर स्वीट्स कैंडी बांट रहा था उनके मैरिज की खुशी में। एंड सभी लोग यहाँ पर शाह से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर शाह की अच्छे से वाइब मिल जाते हैं उन सभी के सभी नेबर्स के साथ में। एंड बाहर वो उनके साथ राउंड मार रही होती कि इतने में यहाँ पर आ जाती है मिशी उसके लिए वेडिंग का गिफ्ट लेकर। शाह यहाँ पर उस गिफ्ट को लेने से मना कर देती है, क्योंकि वेडिंग तो हुई नहीं है, और अगर वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसे इंडियन गिफ्ट भी देना पड़ेगा। बट बात असल में ये नहीं थी, बात ये थी कि यहाँ पर मिशी कभी भी शाह पर पलट सकती है। मिशी उसे जबरदस्ती गिफ्ट दे देती, ऐते में यहाँ पर लीना कर उसे मना कर देता है। कहता है कि जब शाह को नहीं लेनी है तो वो इतने ग्रेटफुली तुम्हें मना कर रही है, बट तुम यहाँ पर उसे फोर्स नहीं कर सकती हो। मिशी बड़े प्यार से लीन को बुला रही होती है। लीन कहता है कि देखो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, अगर तुम मुझे भाई बुलाओगी तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। एंड बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं। यहाँ पर लीन आ जाता है, कहते हैं कि तुम आराम करो, मैं डिनर प्रिपेयर करता हूँ। शाह कहती है कि लेकिन नेबर सभी लोग आने वाले, तुम इतना डिनर कैसे प्रिपेयर करोगे। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। एंड बाद में यहाँ पर वो जाकर ढेर सारा डिनर्स बना लेता है। एंड सभी लोग यहाँ पर मिलकर चीयर्स करके सभी लोग आपस में बात करते हुए खाना खाने लग जाते हैं। इसके बाद में सभी लोग चले जाते हैं, जहाँ पर लीन शाह के पैरों को मसाज करने लग जाता है, ताकि यहाँ पर उसके पैर दर्द ना करे। शाह से कहते हैं कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रहते हो। लीन कहता है कि ये कैसा क्वेश्चन रहा, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी वाइफ हो, तो फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ही रहूं। यहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि नहीं बस ऐसी, मुझे इतने अच्छे लोगों को लेकर डाउट्स होने लगता है। लीन कहता है कि क्यों, तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है, बोलती कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैं तो बस नॉर्मली तुम्हें पूछ रही थी। और मन ही मन कह रही होती है कि आज तक यहाँ पर मुझे किसी ने इतने अच्छे से ट्रीट कभी किया ही नहीं है। बट यहाँ पर लीन उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं शाह का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में। एंड यहाँ पर रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पर उनकी एक चिल्ड्रन को बर्थ देने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ही लो है। शाह यहाँ पर इस बात को सुनकर थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लीन ने ऑलरेडी बच्चे के सपने देख रखे थे। बट यहाँ पर उनके कॉमरेड होते हैं जो कि उन्हें बस सजेशन दे रहे थे कि आखिर वो लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग अपना ब्लड सैंपल्स देते थे टेस्ट करवाने के लिए। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मीशी को, जहाँ पर वो स्टाफ से कहती कि तुम्हें तुम्हारा मैनेजर बुला रहा है। वो स्टाफ वहाँ से चली जाती, वहीं वो उस ब्लड सैंपल के साथ में छेड़खानी लगने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर डॉक्टर हैरान हो जाते कि रिजल्ट यहाँ पर नॉर्मल आए हैं। इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल यहाँ पर बेबीज को बर्थ दे सकती है। तो ये जाकर खुशखबरी यहाँ पर वो लीन को दे देते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन की मम्मा से मिलने के लिए आ जाती है, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो बता रही थी कि तुम्हारी बहन मीशी को यहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि उसे यहाँ पर किसी रिपोर्ट्स के साथ में छेड़खानी की थी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शीन हैरान हो जाती है एंड कहती है कि आखिर मीशी ये सब क्यों ही करेगी। एंड यहाँ पर आंटी बता रही थी कि इस शौक की वजह से, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे उस ब्रदर इन लॉ के साथ में यहाँ पर मिशी की शादी हम करवा सकते, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि उसकी शादी ऑलरेडी यहाँ पर उस शाह नाम की लड़की के साथ में फिक्स हो गई थी। शीन यहाँ पर उनसे माफी मांगने लग जाते हैं, कहते कि मॉम, मैं कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकाल कर रहूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर शाह के अगेंस्ट एक कंप्लेन आई हुई थी, और ये सारी की सारी बातें यहाँ पर शीन ने अपनी एक फ्रेंड से मिलकर निकाली हुई थी कि किस तरीके से यहाँ पर शाह ने अपनी प्रीवियस फैमिली को बेकार कर रख दिया, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर शाह चली जाती है ऑफिस के सामने अपना सारे का सारा स्टेटमेंट देने के लिए। ऑफिसर्स कहते हैं कि आपको बिना झूठ बोले हमें सारे स्टेटमेंट्स बताने होंगे। एंड शाह एक एक करके उन्हें बता रही हो कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी फैमिली में डिस्ट्रॉय होने की उसकी एक पर्सन की भी कोई भी चीज़ें नहीं है। इतने में यहाँ पर वो लोग मिशी को लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर शाह मिशी के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर मिशी उसी के हस्बैंड को सड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वो हर बात चांद सुनते रह जाती है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो लोग एविडेंस मांगने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर शाह सारे एविडेंसेस के साथ में आई हुई थी। जिसके बाद में यहाँ पर तो मिशी को पुलिस वहां से ले ही चली जाती है। एंड यहाँ पर लीन जो था शाह से सॉरी बोल रहा था कि मिशी की वजह से उसे ये सब कुछ वजह से गुजरना पड़ रहा है। शाह कहते कोई बात नहीं, अब हम हस्बैंड एंड वाइफ है, हमारी लाइफ में सिर्फ अच्छे दिन थोड़ी ना आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे जहाँ पर हमें उससे मिलकर टैकल करना है। वही दोस्त हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जहाँ पर उसे ये बैड न्यूज मिल गई होती है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इतने में यहाँ पर उसका हस्बैंड आता है, जो आते ही यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है पैसों को लेकर, और तो यहाँ पर वो उसे मारता पीटता तक उसे गिरा ही देता है। वही दोस्त यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि वो उसका लवर है, जिसके साथ में यहाँ पर शी
ने नाइट स्पेंड की थी और वो भी उन्हीं का है और यहाँ पर इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। लेकिन उसी का लवर यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ही फ़ोर्स कर रहा होता है अबॉर्शन करवाने के लिए, जहाँ पर वो कितनी भी रो रही होती है और उसके लवर को कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर लीन होता है जो कि शॉ को छोड़कर जा रहा था, मतलब कुछ ही समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन जो आ गया होता है। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करने लग जाते हैं, ऐसे कि जैसे ही इनका आखिरी हग हो। फिर बाद में यहाँ पर शॉ को उसकी मदर इन लॉ मिलने के लिए आ जाती है और उसके लिए गिफ्ट्स लेकर, जिसके बाद में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से बता रही होती है कि किस तरीके से उनकी बड़ी डॉटर इन लॉ का यहाँ पर मिसकैरेज हो गया। हालांकि रीजन यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो गलती से सीढ़ियों से गिर गई है और कुछ भी नहीं, बट यहाँ पर इन रियलिटी उन्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं था। इतने में यहाँ पर कॉल आ जाता है उनके बड़ी बेटी का, जहाँ पर वो उसकी मॉम से मदद मांग रहा होता है, बट यहाँ पर आंटी मदद मांगने से साफ मना कर देती है। कहते कि जिन कर तुम आओ और सारी की सारी सजा हमें यहाँ पर भुगतनी पड़े। इतने में यहाँ पर आंटी शाह को ले चली जाती है अपने घर पर सभी के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ताकि शाह यहाँ पर अकेले के लिए लीन के बिना बोर ना हो जाए। ग्रैंड और ग्रैंड तो शाह को देखकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाते। वही दूसरे यहाँ पर शीन और उसका हस्बैंड आपस में झगड़ रहे होते कि यहाँ पर सारे के सारे पैसे वो लोग उस लीन और शाह को दे देंगे, तुम यहाँ पर बस अपना मुंह देखते रह जाना, कम से कम एक ढंग की जॉब तो तुम खुद के लिए ढूंढ सकते ही हो। जिसके बाद में यहाँ पर तुरंत ही उससे डिवोर्स मांगने लग जाती है एंड गुस्से में आकर उसका हस्बैंड तो यहाँ पर उसे थप्पड़ ही मार देता है। और इस फैमिली को ऑलरेडी पता था कि उनका बड़ा बेटा नालायक है ही, वो भी अपनी वाइफ की वजह से और खुद उसकी खुद की वजह से ही। इसके बाद में यहाँ पर लिन घर पर वापस आ जाता है, जहाँ पर शॉ से देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ पर वो उसे घर के सिचुएशन के बारे में बता रही होती है। लिन कहता है कि देखो, तुम्हें घर की प्रॉब्लम्स को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पे आए दिन ये सब कुछ होता रहता है और मेरी फैमिली अब इन सभी चीज़ों से यूज़ हो चुकी है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे बिना वहाँ पर कभी भी जाओ, क्योंकि यहाँ पर वो लोग तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, स्पेशली मेरी वो सिस्टर इन लॉ और मेरा वो भाई। हम यहाँ पर डिसोन नहीं कर सकते कि हमारी फैमिली की एक पर्टिकुलर रेपुटेशन है, पर प्लीज यहाँ पर कोई भी मुसीबत में मत आना। शाह कहते कि बात तो सही है, लेकिन वो तुम्हारा भाई है, एक ना एक दिन यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ उसके साथ होने ही वाला है, जिसके बाद शायद से तुम्हें भी दर्द फील हो और क्या पता तुम यहाँ पर रिग्रेट करो कि तुमने यहाँ पर अपने भाई को सुधारना नहीं चाहा। इसके बाद में यहाँ पर वो सब लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पर इतने में उसका भाई भी आ जाता है, जहाँ पर शाह उसके लिए हॉट सूप लेकर आई होती है और वो सूप यहाँ पर गलती से उसके भाई के पैर गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर शाह ने जानबूझकर उसके पैरों के पैर वो सूप गिराए होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने शूज को क्लीन करने के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ पर आंटी शाह से कहती है कि मेहनत मत करो, चलेगा। एंड यहाँ पर वो उसे एक सीक्रेट बात बताती है कि यहाँ पर जाओ उनका रियल बायोलॉजिकल बेटा है ही नहीं। इस बात को जानने के बाद यहाँ पर शाह हैरान हो जाती है, कहती है क्या लीन को इस बारे में पता है। इतने में यहाँ पर लीन भी आ जाता है और यहाँ पर जाओ भी होता है, जहाँ पर सभी के सामने सच्चाई बाहर निकल आ जाती है। जाओ कह रहा था कि मॉम कह दीजिए कि आप लोग मुझे डराने के लिए सब कुछ कह रहे ताकि मैं सुधर जाऊँ, मैं प्रॉमिस करता मैं वापस इतना ड्रिंक कभी नहीं करूंगा। बट आंटी यहाँ पर रोते हुए उसे बता रही होती है कि तुम मेरे रियल बेटे हो ही नहीं करके। एंड यहाँ पर वो जाओ के रियल मॉम डैड को वहां पर लेकर आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी दूर की फ्रेंड ही होती है, जिसके पास फाइनेंशियली पैसे ज्यादा नहीं थे और वो एक बेबी को ग्रो अप करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस वजह से यहाँ पर उसने अपने इस बेबी को उनके दरवाजे पर छोड़कर आ गई थी। तब जाकर यहाँ पर जाओ को उसके बाल झुकल मॉम डैड मिलते हैं एंड सारी की सारी सच्चाई सामने आती है। तब यहाँ पर जाओ को समझ जाता है कि पेरेंट्स का मीनिंग अपनी लाइफ में कितना ज्यादा होता है एंड तब जाकर यहाँ पर उसकी अकल थोड़ी सी तो ठिकाने पर जरूर आती है। इसके बाद भी यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर अंकल आ जाते हैं वो फैमिली के पेपर्स लेकर, क्योंकि यहाँ पर वो लोग उसे लीगली डिसओन जो करना चाहते। जाओ यहाँ पर उनसे बहुत माफी मांग रहा होता, लेकिन अंकल कह देते कि माफ करना, हमने यहाँ पर लीन की तरह तुमने अपना बच्चा मान कर पाला है, लेकिन अपना खून तो अपना खून ही होता है। हम तुम्हें डिसोन करना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी हरकतें एक दिन हमारे किसी फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम में ला सकती है। तुम्हें पता है जिस दिन तुमने यहाँ पर शीन को थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ की वजह से अभी तक वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो होश में भी नहीं आई हुई। न जाने वो जिंदा भी रहेगी या फिर कोमा में चली जाएगी। जाओ यहाँ पर अपने आप को ये थप्पड़ मारने लग जाते कि इतना सब मुझे मिलने के बाद ही मैं यहाँ पर एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं बन पाया, और पीठ पीछे मैं यहाँ पर अपने मॉम डैड को मारने की सोच रहा था। और ये बात भी सामने आ जाती है, जहाँ पर अंकल ये सारे के सारे बात जानकर खुद रोने लग जाते क्योंकि वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट ये फैमिली ड्रामा खत्म हो जाता है, जिसके बाद में शाम और तरलीन यहाँ पर फ्रीली अपने घर वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पर शाह को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो लोग हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए चले जाते एंड नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट्स में आ जाता है कि शाह यहाँ पर प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद तरलीन की खुशी का कोई ठिकाना होता ही नहीं है।
इसके बाद हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इनको एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना था। इस वजह से वहाँ से वो चला जाता है। वहीं दूसरा शाव होती है, जो कि लीन के बिना ज़रा भारी भरकम सामान उठा तो पाती नहीं है। तो अब जाकर यहाँ पे वो अपने ब्रेसलेट्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर सारे के सारे इमरजेंसी वाले फूड खुद ब खुद वहाँ पर आ जाते। लेकिन इतने में यहाँ पर उनके यहाँ पर हमला होने लग जाता है, जहाँ पर वहाँ पर कोई भी मेंस नहीं थे, क्योंकि जितनी भी वाइफ थी उन सभी के हस्बैंड्स आर्मी में थे। तो फिर यहाँ पर वो सभी लोग अपने शेल्टर प्लेस पर जाने लग जाते। एंड यहाँ पर शाव की स्टोरी का एंड होता है, जहाँ पर नरेटर उससे पूछ रही होती है कि आखिर यहाँ पर वो क्या चूज करेगी, इसी स्टोरी में रहकर लीन का साथ देना, या फिर अपनी दुनिया में वापस जाकर अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर कर एक नई जिंदगी बिताना। एंड शाह यहाँ पर यहीं पर चूज करना सिलेक्ट करती है। वही दूसरा यहाँ पे वो सभी को खाना बांटने लग जाती है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो लोग जाते हैं, उनके हस्बैंड सभी के वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इमोशनल होकर रोते हुए अपने हस्बैंड्स को हक करने लग जाते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर 9 मंथ्स के बाद का सीन आ ही जाता है, जहाँ पर शाह ट्विंस को बर्थ देती है, एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय। एंड यहाँ पर दोनों जन मिलकर इन दोनों बच्चों को ध्यान रख रहे होते, जहाँ पर दोनों बच्चे तो रोना बंद ही नहीं कर रहे थे। लीन कहते कि मैं तो इतना नहीं रोता था, शायद ये बच्चे तुम पर ही गए होंगे। शाह कहते कि सही कहा, मेरे बच्चे मेरे जितने ही स्मार्ट है। एंड यहाँ पर दोनों हंसने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा इसी तरीके से सिंपली यहीं पर खत्म हो जाता है।